जयपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है। अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं? और देख, बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं। आपको मुनाफा जरूर होगा।
हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं। छपरा गांव में सुरेश अपने बेटे निक्खू के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव के पास ही एक छोटे से ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करता था और उसी से अपने खानदान का ख्याल रखता था। चलो बेटा निक्खू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा और फिर मुझे काम पर भी जाना है। पापा, मुझे आज निहारी में गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मैं रोज रोज गुलाब जामुन खाकर गुलाब जामुन की तरह ही बन गया हूँ। आज कुछ नया बना दो ना। नया क्या बनाओ? तुम्हें तो पता ही है कि ना मेरे पास ज्यादा पैसे है और ना ही घर में कुछ ऐसी चीजें जिससे कोई दूसरी निहारी बना दूं। और तुम्हें गुलाब जामुन खाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अब मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नया नहीं खिला सकते हैं तो मैं भूखा स्कूल निकल जाऊंगा और मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। निक्खू को पता है कि उसके पापा कुछ अलग नाश्ता नहीं बनाएंगे, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही स्कूल चला जाता है। उसके पापा उसे बहुत आवाज देते हैं पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। सुरेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बेटे को एक दिन अच्छी निहारी भी नहीं करा सकता। इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं जरूर निक्खू के लिए हर दिन नया नया नाश्ता तैयार करता। निक्खू भूखा ही स्कूल चला गया, इसलिए सुरेश भी बिना नाश्ता किए अपने काम पर चला जाता है। जब मेरा बेटा भूखा है तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? सुरेश चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और गुलाब जामुन बनाना शुरू करता है। आ जाओ भाई और बहनों, ताजे ताजे गुलाब जामुन खा लो। सुरेश बहुत आवाज लगाता है पर फिर भी उसके ठेले पर कोई भी गुलाब जामुन खाने के लिए नहीं आता और वो बहुत मायूस हो जाता है। आज का तो दिन ही बदनसीब है। सुबह के समय बेटा नाराज होकर भूखे पेट स्कूल निकल गया और अब दिन निकलने को है पर किसी भी ग्राहक का आता पता नहीं है। ऐसे में कैसे धंधा चलेगा? मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। बाजार में आजकल नई तरह की मिठाइयाँ आती है तो लोग क्यों मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने के लिए आएंगे? दूसरी ओर निक्खू भूखे पेट स्कूल चला गया था और उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। उसके सभी दोस्त सुबह के नाश्ते के बारे में बात करके उसको चिढ़ाने लगे। आज तो मैंने सुबह को नाश्ते में पिज्जा खाया, बहुत टेस्टी था। मेरे पापा ने तो मुझे पिज्जा ही ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाले को आने में लेट हो गई थी पर जब हमने पिज्जा खाया तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने तो पिज्जा में से पनीर को चुन चुन के खाया था। वैसे
तुमने कौन सा पिज्जा खाया? मेरा तो मैक्रोनी पिज्जा था, पर वो भी कम टेस्टी नहीं था। मेरा मन तो पिज्जा खाने के बाद उसके बॉक्स को भी खाने का कर रहा था। इन दोनों की बात पास में ही खड़ा निक्कू सुन रहा था और ये सब सुनकर उसके मुंह में पानी आने लगा। तभी सिमी की नजर उस पर जाती है और वो निक्कू से पूछती है, अरे निक्कू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? बताओ, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? निक्कू कुछ नहीं कहता है। तब तक रिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खाए होंगे अपने पापा के बनाए हुए बासी गुलाब जामुन। वैसे भी निक्कू हमेशा वही खाता है, तो आज भला क्या अलग खाया होगा? रिया की इस बात से निक्कू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिमी से पूछता है, ये पिज्जा कैसा होता है खाने में? क्या वो सचमुच इतना टेस्टी होता है जितना तुम बता रही थी? हाँ, पिज्जा सचमुच बहुत टेस्टी होता है और इसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स भी होते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? नहीं, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। कोई बात नहीं, अपने पापा को कहना कि तुम्हें पिज्जा खाना है, वो तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देंगे। सिमी की बातों से निक्कू के मन में पिज्जा खाने की ख्वाहिश जग उठी। अब वो जल्दी से घर जाना चाहता था और घर जाकर अपने पापा से पिज्जा खरीदने के लिए कहना चाहता था। वो छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा और छुट्टी होते ही वो दौड़कर घर आ गया। पापा, मुझे बेहद भूख लगी है, मुझे जल्द खाना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम तब तक हाथ पैर धो लो। मैंने आज जितने भी गुलाब जामुन बनाए थे, एक भी नहीं बिके, इसीलिए हम दोनों आज गुलाब जामुन ही खाएंगे। फिर से गुलाब जामुन का नाम सुनकर निक्कू बहुत चिढ़ जाता है। मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन, मुझे पिज्जा खाना है। और आज के बाद मेरे सामने गुलाब जामुन का नाम भी मत लेना, मुझे नफरत हो गई है नाम सुनकर। मेरे दोस्त मुझे गुलाब जामुन के नाम से चिढ़ाते हैं बहुत, लेकिन बेटा पिज्जा बेहद महंगा आता है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पिज्जा भी खरीद सकूं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कई दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। निक्कू पिज्जा खाने की जिद पर अड़ गया था। सुरेश को पता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जमा किए हुए पैसों से पिज्जा खरीदने के लिए जाता है। निक्कू आज सुबह से भूखा है, अगर मैं आज पिज्जा लेकर नहीं आया तो रात को भूखा ही सोएगा और मेरे पास कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं है। जो भी हो, आज तो मैं निक्कू को पिज्जा खिलाकर रहूंगा। सुरेश बहुत देर चलने के बाद बाजार पहुंचता है और बाजार जाकर सीधे पिज्जा वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुरेश के पास कम पैसे हैं, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दुकान के अंदर जाकर पिज्जा खरीद सके। वो भीड़ कम होने का इंतजार करता है। बहुत देर तक रुकने के बाद वहाँ पर भीड़ कम हो जाती है और सुरेश अंदर जाता है। मुझे एक पिज्जा चाहिए। कौन सा पिज्जा? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स है, छोटे से लेकर बड़े कई सारे पिज्जा है। वेज पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, या फिर कुछ बड़ा चाहिए तो फिर सलाद पिज्जा भी है। बताइए आपको क्या दूं? आपके दुकान में जो सबसे छोटा पिज्जा है, आप मुझे वही दे दीजिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले को एक स्मॉल पिज्जा बनाने के लिए कहता है। आपके 200 रुपए हो गए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपने कस्बे में गुलाब जामुन का ठेला लगाता हूँ, क्या मुझे आप अभी ये पिज्जा दे सकते हैं? मैं कुछ दिन अपने गुलाब जामुन बेचकर आपके बाकी के पैसे चुका दूंगा। निकलो यहाँ से, जब पैसे नहीं रहते दुकान में आते क्यों हो? भिखारी कहीं के। दुकानदार सुरेश की बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल देता है। सुरेश मुंह लटकाकर घर आता है, जहाँ निक्कू उसका इंतजार कर रहा है। सुरेश झूठ कह देता है कि वो पिज्जा लेकर आया है। तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं तब तक पिज्जा गरम करके लाता हूँ। सुरेश किचन में जाता है और देखता है कि उसके घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। वो इस आटे और सब्जी की मदद से खुद ही पिज्जा तैयार कर लेता है। आ जाओ बेटा, पिज्जा गरम हो गया है। निक्कू पिज्जा खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। साथ ही सुरेश भी चखता है।
तो उसको भी खुद का बनाया हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से पिज्जा बनाने के बारे में सोचता है। वो आटा और सब्जियों की मदद से पिज्जा बनाता है। पिज्जा खाओ, पिज्जा, ताजे आटे का पिज्जा, बेहद ही सस्ते में। सस्ता आटे का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और सुरेश का सारा पिज्जा जल्दी ही बिक जाता है। अब सुरेश इन पैसों से और सामान खरीदकर फिर से पिज्जा बनाकर बेचता है। जल्दी ही सभी लोगों को सस्ते आटे के पिज्जा के बारे में पता चल जाता है और सब लोग उसके पास पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ये देखकर बाकी पिज्जा वाले सुरेश से जलने लगते हैं और उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। इसने तो हमारी दुकान ही बंद करा दी। जब से ये आया है लोग हमसे पिज्जा खरीद ही नहीं रहे हैं। अब तो इसके पिज्जा और इसके गुलाब जामुन को मिलाकर खिचड़ी ही बना दूंगा। वो दुकानदार चुपके से जाकर सुरेश के बनाए हुए सारे पिज्जा में उसी के गुलाब जामुन को मिला देता है और ग्राहकों का तमाशा देखने के लिए दुकान से दूर जाकर छिप जाता है। एक पिज्जा देना। सुरेश उसको पिज्जा देता है। वो मीठा पिज्जा खाता है जो कि उसको बहुत पसंद आता है। ये मीठा पिज्जा तो नमकीन पिज्जा से ज्यादा अच्छा है। सुरेश देखता है कि उसके सभी पिज्जा में गुलाब जामुन मिले हुए हैं। वो अब गुलाब जामुन मिला हुआ पिज्जा ही ग्राहकों को देता है जो कि सभी को बेहद पसंद आता है। दुकानदार की चाल उल्टी पड़ जाती है और सुरेश को मीठा गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का आइडिया मिल जाता है। देखते ही देखते सुरेश सारे इलाके में गुलाब जामुन पिज्जा वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाते रहती थी। पूजा सीधी साधी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। पता है कैसे संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन निशा कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी और जब खाना परोसने का वक्त होता तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है। मेरे हाथ में बहुत गंदगी है, मुझे इसे अच्छे से धोना होगा। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर तुमने कुछ देख लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख लेती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बताती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ये सब आपके काम न करने का नतीजा है। आप कोई काम नहीं करते हैं ना, इसलिए सब आपको इस घर में बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसों की अहमियत है। मैं आज से ही किसी काम की तलाश में निकलता हूँ। राजू काम की खोज में निकल जाता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार आपने पिज्जा बनाया था तो वो बेहद लाजवाब था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल लोगों को पिज्जा बेहद पसंद है। आपका काम बहुत चलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर मेरे पास तो पिज्ज़ा बनाने की कोई मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं।
मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने की मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उससे काम करना शुरू कर दें। पूजा अपने घर से वो मशीन तो ले आती है, लेकिन राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता, क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो परेशान होकर जब घर की ओर जा रहा था, तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत मायूसी छाई है। रवि के बार बार पूछने पर रवि सारी कहानी बता देता है और रवि उसे एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, मगर तुम ये भेलपुरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में भेलपुरी कौन डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत से लोग आने